बेटा बात बंद करिए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा। पहले ये शीट नंबर 1 के न्यूमेरिकल, आज शीट नंबर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दूंगा। कल को शीट 3 की थ्योरी और 2 के न्यूमेरिकल होंगे साइड बाय साइड। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा 15 में कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम। बेटा 2 पार्टिकल हैं और उन दोनों का मास 5 ग्राम है। आर एंड चार्ज 10⁻⁻7 कूलम। बेटा हर एक का चार्ज 10⁻⁻7 कूलम है। आर प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। इनको टेबल पर रखा गया और ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है और दीज आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पर है। तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको म्यू बताना है। तो आप देख सकते हो बेटा 11 और 12 का मिक्सचर कर दिया। मैं जानता हूं कि ये दोनों मास, क्योंकि इन पर चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। जो समझ में ना आए बता देना। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रुके क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन इनको रोकेगा। तुम कहोगे सर कैसे पता चलेगा यहाँ फ्रिक्शन है? बेटा जब वो कह रहे हैं फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व करना है। तो बताओ कौन से फोर्स इनको रिपेल करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन से फोर्स रोकना चाह रहे हैं? फ्रिक्शन। तो यहाँ पर रुके होने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्यों बेटा दोनों चार्ज सेम है, और जब दोनों चार्ज सेम है तो मैंने q स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाय वो इज इक्वल टू क्लास 11 फ्रिक्शन का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल टेबल पर म्यू mg। याद करो फ्रिक्शन इज म्यू r, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू r, और r इज इक्वल टू mg हॉरिजॉन्टल टेबल पर। याद भी आ रहा है? अब इसके अंदर हमें क्या क्या मालूम है? वैल्यूज रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ तो बेटा हमारे पास हो गया 9 × 10⁹ q स्क्वायर चार्ज है 10⁻⁻7 तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r है दोनों चार्जेस की डिस्टेंस जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसे मैं मीटर में बदल के लिखूंगा 0.1 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड लिख दी। राइट साइड में बेटा म्यू तो हमारे को दिया हुआ नहीं है, मास हमारे को दिया हुआ है 5 ग्राम। ग्राम कोई ऐसा यूनिट नहीं है तो ग्राम की जगह लिखूंगा 0.005 किलोग्राम, और g की वैल्यू 9.8 ले लो या अप्रॉक्स निकालना है 10 ले लो। पूरी इक्वेशन में मेरे बालक म्यू के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, और क्योंकि म्यू के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो म्यू निकाल लेंगे। एक बार एंड करने से पहले 2 पार्टिकल थे जिन पर चार्ज था, वो टेबल पर रखे थे। उन दोनों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल किया, लेकिन फ्रिक्शन ने स्लिप होने से उन्हें रोक लिया। तो बैलेंस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स और फ्रिक्शन बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू mg। जो जो वैल्यू नोन है उनको रख दो और अननोन निकल जाए। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लास्ट न्यूमेरिकल शीट नंबर 1 के डीपीएस का 2 स्मॉल इस तरह का एक करवा चुका हूं, तो अब आपसे भी पूछूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में 2 स्मॉल स्फीयर डोरी से लटकाए गए। आपको याद आ जाएगा जो बच्चा डेली आ रहा है। हर एक का मास 10⁻⁻6 kg दे रखा है, और दोनों 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ दे आर चार्ज, दोनों को इक्वल चार्ज दे दिया गया और रिपेल करके 20 सेंटीमीटर अवे चले गए। मुझसे कह रहे हैं बेटा फाइंड द चार्ज ऑन ईच। बताओ हमने कितना चार्ज दिया? मेरे बेटा सिर्फ फिगर बनानी बाकी है, क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता देंगे। भाई साहब नीचे की तरफ होगा mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe, स्ट्रिंग में होगी ये एंगल थीटा मान लेता हूं, स्ट्रिंग में होगी टेंशन, थीटा का ऑल्टरनेट एंगल थीटा,
टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। देख थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ, ये मान करके कि एक बार करा हुआ है, सिर्फ हिंट दे रहे हैं। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट वाले फोर्स राइट वालों के बराबर, ऊपर वाले फोर्स नीचे वालों के बराबर, यानी टी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एफ ई के। टी साइन थीटा मेरे बेटा इक्वल हो जाएगा एफ ई के, और टी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी के। दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा। जब डिवाइड करोगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बचेगा टेन थीटा, क्योंकि टी तो कट गया, और यहाँ बचेगा एफ ई अपॉन एम जी। एफ ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। अब मुझे ये देखना है क्या क्या वैल्यूज मुझे नोन है जो मैं रख सकता हूँ। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अच्छी तरह नोन है, ठीक बेटा। चार्ज 10 मास मुझे नोन है 10⁻⁻6 kg। जी मुझे नोन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर हमें नोन है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। तो आर की वैल्यू क्योंकि एसआई में रखोगे तो 0.2 मीटर रख देना, जी की वैल्यू 9.8 रख देना, मास की वैल्यू 10⁻⁻6 kg रख देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। आखिरी बात आपको पता है, यदि मैंने किसी तरह से टेन थीटा का पता लगा लिया तो क्यू निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। टेन थीटा निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल की हेल्प लूंगा, ये वाला। इस ट्रायंगल को मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूं। ये साइड है 50 सेंटीमीटर, ये पूरी थी 20, इसलिए बिल्कुल सही बोला जिसमें बोला ये साइड है 10, ये एंगल है थीटा। अब यदि ये 50 ये है 10 तो ये हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस है 50, परपेंडिकुलर है 10, तो अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अब आप टेन थीटा निकाल लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। टेन थीटा कितना आएगा वो भी रख लो, परपेंडिकुलर तो होगा थीटा के सामने 10 और बेस होगा अंडर रूट 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। कैलकुलेशन में एक भी नहीं कर रहा, सॉल्व करके क्यों निकालेंगे। जिसको समझ में आ गया तुरंत हाथ उठा दीजिए। दिक्कत है कोई तो बोलो बेटा। देख बेटा, सबसे पहले यहाँ पर इस बॉल पर नीचे mg लग रहा था, राइट साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डोरी में क्या था टेंशन। टेंशन के दो कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, दोनों आने के बाद आमने सामने के फोर्स बराबर, तो टी साइन थीटा किसके इक्वल बन गया एफ ई के, टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया एम जी के। यही पहली दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड किया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, टी तो कट गया और बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। वैल्यूज मुझे सारी जो मालूम थी पुट कर दी। टेन थीटा मालूम नहीं था तो टेन थीटा के लिए मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया और उसमें हाइपोटेनस पता था, परपेंडिकुलर पता था, बेस निकाल दिया, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। इतना क्यों काफी है। अगला क्वेश्चन अब एमसीक्यू वाले हैं मेरे बेटा। आप जानते हो एमसीक्यू में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। या तो एमसीक्यू में आता है या नहीं आता है। यदि आपको एमसीक्यू आता है तो 5 सेकंड से 10 सेकंड लगेंगे, और नहीं आता है तो चाहे कितनी देर लगाए रहो, वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा फर्स्ट है, यदि मास की डायमेंशनल फॉर्मूला है m, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है l, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है t और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है a, तो तुमसे कह रहे हैं परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। 2 मिनट शुरू करते हैं। मुझे क्लास 11 के पहले यूनिट एंड मेजरमेंट की याद आ गई। आपको मालूम है बेटा फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा थोड़ा गला बैठा हुआ हो रहा है तो थोड़ा प्रेशर लगा के आवाज निकालनी पड़ रही है, लेकिन समझ में आ रही है तो सब ठीक है मेरे बेटा। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गया, एफ को नीचे ले आया। अच्छा
थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, 9/10 का फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट, तो Q का फॉर्मूला है IT। तो इंस्टेड ऑफ Q मैं लिख दूंगा I1 T1 और Q2 की जगह I2 T2 डिवाइडेड बाय R²। बस एक बार लास्ट बार बताते रहो, समझ में आ गया अब तक? डायमेंशनल फॉर्मूले बोल दो, यदि आपको 11 के याद है तो बोलते शुरू कर दो। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला सुनाई दे गया? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे बेटा 1 का कुछ नहीं, 4 का कुछ नहीं, पाई एंगल है उसका भी कुछ नहीं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT - 2, I करंट, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A, टाइम का T, करंट का A, टाइम का T, R² यानी L²। अब मैं सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा, इसे सीधा कर करा के M ऊपर डालना, ये ऊपर डालना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जो दोबारा पूछना हो हाथ उठा लेना, मैं बार बार नहीं पूछूंगा, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं इस ऑब्जेक्टिव को खत्म करने में। तो जहां पे समझ में आए तो आप बोल देना सर ये वाला दोबारा प्लीज। बेटा अगला 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9E एंड प्लस E आर सेपरेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों 16 सेंटीमीटर दूर हैं। Where should a third charge be placed so that the system is in equilibrium? इन दोनों के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो मैं यहाँ पर तीसरा चार्ज रख रहा हूँ निगेटिव। इससे पहले मैं थोड़ी थ्योरी बता दूँ। तीसरा चार्ज उन्होंने मेरी मर्जी पे छोड़ दिया था, कहीं पे भी रखो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी सिस्टम रेस्ट पर होना चाहिए। तो मेरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, सिस्टम रेस्ट पर तभी हो सकता है जब 2 प्लस के बीच में एक माइनस आए या फिर 2 माइनस के बीच में एक प्लस आए। मैं 10 मिनट के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक ऐसी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से इस तरह के सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला भी रोक दिया, हो जाएगा ये। तो मेरे बेटा 2 प्लस के बीच में एक माइनस आएगा या 2 माइनस के बीच में एक प्लस आएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम की पहचान है, मैंने 2 प्लस के बीच में एक माइनस नहीं रखा, ये 2 प्लस एक साथ रख दिए, तो बीच वाला चार्ज कभी रेस्ट पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। प्लस ने प्लस को रिपेल किया, माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये रेस्ट पर आ जाए? मजे ले रहा यार, सुन ले, मैं इतना गले बैठे होने के बावजूद चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ। पहले बताओ पॉइंट पकड़ में आ गया? अच्छा, 2 माइनस के साथ एक प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि बीच वाले निगेटिव को ये निगेटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये रेस्ट पर नहीं आएगा। लेकिन आप 2 माइनस के बीच में एक प्लस ले लें तो तीनों रेस्ट पर आ सकते हैं। सबसे पहले ये वाला रेस्ट पर क्यों होगा? इसको प्लस अट्रैक्ट करेगा, इसको माइनस रिपेल करेगा। यदि बेटा इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इस नेगेटिव को ये नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इसके रुकने के चांसेस बन गए। बीच वाले को देखिए, प्लस को माइनस अट्रैक्ट करेगा, प्लस को ये वाला माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रेस्ट के चांस बन गए। अब लास्ट इसे देख लीजिए, माइनस को प्लस अट्रैक्ट करेगा, इस माइनस को ये प्लस अट्रैक्ट करेगा, इस माइनस को ये माइनस रिपेल करेगा, इक्विलिब्रियम के चांस बन गए। सिमिलरली आप 2 माइनस के बीच में एक प्लस को समझा सकते हो। तो जब भी कहें सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप ये समझ जाना कि 2 माइनस के बीच में एक प्लस है या 2 प्लस के बीच में एक माइनस है। पहली बात तो ये पक्की। क्या तीनों प्लस होने पर रेस्ट हो सकता है? तो जवाब है तीनों प्लस है। तो आप सोचो इसका क्या होगा? इसको ये भी रिपेल करेगा, इसको ये भी रिपेल करेगा, ये रुकेगा कैसे?
तो चलिए ये वाली कहानी भी आप लोगों को समझा दी कि भाई ये प्लस और माइनस का क्या कंसेप्ट है। तो अभी तक आपने सीखा इक्विलिब्रियम की पहली शर्त, इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ये कंडीशन पूरी होना चाहिए। इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जब सारे चार्ज रेस्ट पर हो। सारे का मतलब तीन है तो तीनों रुके हुए हो। यदि तीनों रुके हैं तभी इक्विलिब्रियम है। तो मैं यहाँ पर दोबारा अपने न्यूमेरिकल पे आ गया, फिर इसकी थ्योरी पर कुछ एक लास्ट में कराऊंगा, पहले ऑब्जेक्टिव निपटा दो। आप ये बताइए, मैं ये तो समझ गया ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो बीच में जो भी आएगा माइनस आएगा। इस माइनस को ये प्लस अपनी तरफ खींचेगा, इस माइनस को ये प्लस अपनी तरफ खींचेगा। तो रेस्ट तभी होगा जब ये दोनों अट्रैक्शन इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अपोजिट तो दिख रहे हैं, इक्वल भी होने चाहिए। तो अब इक्वल के लिए वो पूछ रहे हैं कहां पर आना चाहिए। देखो ये पूछ रहे हैं ना, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मान लो यहां से x डिस्टेंस पर मैंने इसे रखा। यदि आपने इससे x डिस्टेंस पर रखा तो ये 16 माइनस x डिस्टेंस हो गई, पूरी 16 थी। अब ये कौन सी डिस्टेंस हो गई बेटा? ये वाली को तो मैंने एज्यूम कर लिया x, ये वाली को मैंने क्या कर लिया 16 माइनस x। अब जरा बताओ इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं और कौन कौन से। माइनस क्यू को, अब आप बोलोगे माइनस क्यू को 9e ने कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया, ये आप बोलोगे 1/9e क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस तो रखते नहीं ये। अब माइनस क्यू को प्लस ई ने कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया? 1 अपॉन, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ई इंटू क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बोलो बेटा, पूरी डिस्टेंस 16 थी, उसमें से ये x हो गई तो ये 16 माइनस एक्स हो गई। अब बेटा बस आंसर आने में 2 कदम बाकी है। 1/4πε0 काट दीजिए, e और q काट दीजिए दोनों। अच्छा अंडर रूट ले लीजिए, अब तो आंसर निकाल लो। अंडर रूट लोगे तो 9 का अंडर रूट 3, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट x, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो 1, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का 16 माइनस एक्स। सॉल्व करके आप निकाल लेना है x, वही आंसर आ जाएगा। जिसको समझ आ गया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्जेस रखे हुए हैं +q, 2q, +q, -2q। वो कह रहे हैं सेंटर पर यदि चार्ज रखा जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। The force on the charge kept at the center, जो सेंटर पे चार्ज रखा जाएगा उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये है पॉइंट ए, बी, सी और डी। वो पूछ रहे हैं फोर्स की, इस पर फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन ए बी के अलोंग है या बी डी के अलोंग है, बी डी के अलोंग है, या फिर ए सी के अलोंग है, या फिर 0 है। खुद बता सकते हो। देख दो चार्ज के फोर्स तो क्या है, बी बी सी की तरफ, नहीं गलत सही नहीं कह रहा, बी डी की तरफ या बी सी की तरफ, डी सी। चेक करें। आप ये बताइए बेटा, इस प्लस इस क्यू को ये क्यू रिपेल करेगा, इस क्यू को ये क्यू रिपेल करेगा और इस क्यू को ये क्यू भी रिपेल करेगा। जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ, जो डिस्टेंस इधर वो डिस्टेंस इधर, तो ये दोनों फोर्स हो गए इक्वल एंड अपोजिट। और यदि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो फोर्स हो गए कैंसिल, यानी कि इस चार्ज का असर इस चार्ज के असर से कट गया, खत्म कहानी। अब बचे 2 चार्ज। जो सेंटर का क्यू है उसे -2q अट्रैक्ट करेगा, सेंटर के क्यू को +2q रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इधर ही आएगा BD के अलोंग। तो आपको लिखना होगा रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग BD। अगला क्वेश्चन है बेटा 4th, व्हेन चार्ज इज गिवन टू द सोप बबल,
यदि हम सोप बबल को चार्ज दे देते हैं तो क्या होता है? साबुन का बुलबुला है, यदि हम किसी कैटेगरी से, किसी तरीके से, किसी मेथड से उसको चार्ज दे दे तो क्या देखने को मिलेगा? सोप बबल श्रिंक हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, उसी साइज का रहेगा। क्या रहेगा? उसी साइज का पे डिपेंड करेगा। और अच्छा ये बताओ, चार्ज पे डिपेंड करेगा। एक बात सुनिए, अरे भाई सब सबकी बातें सुन ली, अब बाहरी सुन लो। आज मेरी इच्छा है शीट नंबर 1 पूरी हो और फिर उसकी थ्योरी समझा दूं, इक्विलिब्रियम वाली। वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, जो आज एब्सेंट है उसकी वो थ्योरी उड़ जाएगी पूरी। तो मेरे बेटा मैंने इसको प्लस चार्ज दे दिया, एक बबल को प्लस दे दिया, और अब देखते हैं बेटा क्या होगा। जरा सोचो, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। yes, ये प्लस इसको रिपेल करेगा तो ये बबल, ये चार्ज दूर जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा तो ये थोड़ा दूर जाएंगे। सारे चार्ज एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो बबल का साइज एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा यदि हाँ ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब समझ में आ गया। अच्छा यदि आप लोग प्लस की बजाय यदि आप लोग माइनस देते तो भी यही देखने को मिलता। माइनस 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 माइनस, ये दोनों माइनस रिपेल करेंगे, ये दोनों माइनस रिपेल करेंगे तो यहाँ भी एक्सपेंड होगा, तो अल्टीमेटली एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बोलो बेटा, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक ही बॉडी को प्लस दे दो और उसी बॉडी को माइनस दे दो तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना बेटा। अगला क्वेश्चन, अच्छा स्पीड कम तो नहीं करूं। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। 2 इक्वल चार्जेस -q each are placed at coordinate 0 -a and 0 a। ये बेटा मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने दो चार्ज रख दिए, -q और -q। एक का कोऑर्डिनेट है 0 -a यानी ओरिजिन से a नीचे, दूसरे का कोऑर्डिनेट है 0 + a यानी ओरिजिन से a ऊपर। अब पूछ क्या रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज रिलीज्ड फ्रॉम 2a 0। मैंने यहाँ रखा पॉजिटिव चार्ज +q और इसका कोऑर्डिनेट है 2a 0 यानी बेटा यहाँ से 2a डिस्टेंस पर। तो पूछा जा रहा है क्या देखने को मिलेगा? Q चार्ज ऑसिलेट करने लगेगा, ओरिजिन पर पहुंच के रुक जाएगा, या इंफिनिटी तक चला जाएगा, या ऑसिलेटरी होगा। मतलब वही हमें बताना है क्या होगा। कहते ये कैपिटल Q का क्या होगा? ये भी माइनस है, ये भी माइनस। अब मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बता, पेंडुलम का क्या होता है? पेंडुलम मीन पोजीशन पे है। यदि पेंडुलम को यहाँ लाके छोड़ दूँ तो क्या वो मीन पे आके रुक जाता है? आगे जाता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। किस लिए आगे जाता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ क्या होगा? इस +q को ये -q अट्रैक्ट करेगा, इस +q को ये -q अट्रैक्ट करेगा। दोनों का रिजल्टेंट अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ये चलना शुरू करेगा इसकी तरफ और तेज और इनर्शिया से आगे निकल जाएगा। इनर्शिया है ना, कोई चीज चल रही है तो चलती रहना चाहती है, तो ये पार्टिकल ओरिजिन पर रुकेगा नहीं बल्कि ओरिजिन से आगे निकल जाएगा। वंस इट रीचेस हियर, अब क्या होगा? मेरा +q यहाँ पहुंच गया, +q को -q अपनी तरफ फिर से खींचेगा, +q को -q अपनी तरफ खींचेगा। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो अब ये इधर आएगा, इनर्शिया से आगे निकल जाएगा। तो अब की एक बात होगा क्या? पहले यहाँ से इसने अट्रैक्ट किया, इसने किया, रिजल्टेंट की तरफ चल पड़ा, इनर्शिया से आगे निकल गया। यहाँ जाने के बाद इसने अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया और चल पड़ा, और इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। क्लियर हो गया? कैसा मोशन होगा ये बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन बेटा? बेटा लेंथ की फर्क होती तो फिर वो जैसे सपोज करो, सुनो एक चीज पूछिए इसने, क्या हो गया बेटा? ये तो मेरे से पूछ रहे क्या पूछ रहा है? विराट क्या पूछ रहा है?
क्या नाम था तुम्हारा? अर्णव। दोबारा बताओ। देखने मेरी के समय मैं क्या आ गया। चलो अगला। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि यदि ये माइनस क्यू तो होते, लेकिन उसे मिड पे रखने की बजाय यहाँ रख देते तो क्या होता? सारे सुनो क्या होता बेटा। ये माइनस क्यू इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता कम फोर्स से क्योंकि दूर है, ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करता ज्यादा फोर्स से क्योंकि पास है। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो ये यहां से आता और इनर्शिया से आगे निकल जाता। अब इसको माइनस क्यू अट्रैक्ट करता और कम फोर्स से, माइनस क्यू अट्रैक्ट करता और ज्यादा फोर्स से, भाई पहले के कंपेरिजन में पास आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होता तो यहाँ चलता। ठीक, तो अल्टीमेटली वो इस तरह से आता, घूमता घूमता और नीचे वाले चार्ज की तरफ चला जाता। अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट 6 टोटल 7 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शीट। ये कह रहे हैं इन 4 फिगर में से कौन सी फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 है। यानी इन 4 फिगर में से कौन सी फिगर में सेंटर पर 1 कूलम रखें तो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये देख बेटा सारे ट्राई करने पड़ेंगे, मैं 2 ट्राई करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप समझ जाना। सेंटर पर गौर से सुन लो, सेंटर पर फोर्स तब नहीं लगता जब अपोजिट कॉर्नर पे बराबर चार्ज हो। अब मैं आपको देखो एक चीज बता रहा हूं, मान लो ये मेरा सेंटर पे 1 कूलम है, 1 मिनट का काम है, ये खुद देख लोगे 1 कूलम है, मैं इधर भी 5 रख दूं, इधर भी 5 रख दूं, 5 ने 1 को रिपेल किया, 5 ने 1 को रिपेल किया, दोनों फोर्स कैंसिल। इधर भी 3 रख दूं, इधर भी 3 रख दूं, 3 ने 1 को रिपेल किया, 3 ने 1 को रिपेल किया, कैंसिल। यानी अपोजिट कॉर्नर पर यदि बराबर चार्ज रख दे तो ये सारे कैंसिल होकर के 1 कूलम पे फोर्स नहीं लगेगा और 1 कूलम पे फोर्स नहीं लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन एक भी कॉर्नर ऐसा हो जाए जिसमें यहाँ 5 है, यहाँ 4, या यहाँ 5 है और यहाँ 6, तो ऐसे में 6 वाला ज्यादा रिपेल करेगा, 5 वाला कम रिपेल करेगा, और ऐसे में फोर्स कैंसिल नहीं होंगे। सेंटर पे रखे 1 कूलम पे फोर्स लगने लगेगा, और यदि 1 कूलम पर फोर्स लगने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो तुम्हें बस वो फिगर ढूंढनी है जिसमें अपोजिट कॉर्नर्स पर बराबर चार्ज हो। जिसमें फिगर में अपोजिट कॉर्नर पर अनइक्वल चार्ज आ गया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और बराबर आ गया तो एग्जिस्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me इनिशियली एट रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था इनिशियली, यानी U = 0, इसे रखा गया। हाँ, इट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1। मेरे बेटा एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखा गया तो उसे कोई डिस्टेंस d ट्रैवल करने में टाइम लगा t1।